वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने रोटेशनल डायनामिक्स चैप्टर स्टार्ट किया था। हमने इंट्रोडक्शन देखा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन देखा और काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन हमारा चल रहा था। उसका थोड़ा सा पार्ट रह गया है, वो आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे थे, as the magnitude of tangential velocity is changing during a non-uniform circular motion, the corresponding angular velocity is also changing at every instant। तो यहाँ पे हमने एक रिलेशन देखा है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी के लिए क्या है, ओमेगा इंटू आर। ठीक है, मैग्नीट्यूड में अगर हम देखेंगे तो स्पीड, एंगुलर स्पीड और रेडियस के बीच में ये रिलेशन है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है ये कि जैसे यहाँ पे v की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू भी चेंज होगी। अगर टेंजेंशियल वेलोसिटी चेंज हो रही है तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज होगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास रेडियस जो है वो फिक्स है, रेडियस की वैल्यू कांस्टेंट है। तो यहाँ पे अगर स्पीड इंक्रीज़ होगी तो एंगुलर स्पीड भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, और अगर स्पीड डिक्रीज़ होगी तो एंगुलर स्पीड भी यहाँ पे क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर एंगुलर स्पीड चेंज हो रही है, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं रह रही है, तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी आ रहा है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, ये एंगुलर एक्सेलरेशन। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, हाँ, तो अब यहाँ पे देखिए, जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो रहा है, जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन के अंदर है वो सेम प्लेन के अंदर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। आपका जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, यहाँ पे प्लेन ऑफ मोशन अगर चेंज नहीं हो रहा है तो यहाँ पे अल्फ़ा वेक्टर का जो डायरेक्शन रहेगा वो अलॉन्ग द एक्सिस है होगा। क्या कंडीशन है यहाँ पे, प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन चेंज नहीं हो रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे अल्फ़ा वेक्टर का डायरेक्शन भी अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन रहेगा, जैसे कि एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन ही होता है। अब अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे हमने देखा था कि एंगुलर वेलोसिटी के दो पॉसिबल डायरेक्शन है। अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस के अलॉन्ग दो डायरेक्शन होते हैं यहाँ पे। उसी तरह यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए भी दो पॉसिबल डायरेक्शंस होंगे यहाँ पे अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पे दो पॉसिबल डायरेक्शंस किस तरह मिलेंगे, यहाँ पे इंक्रीजिंग स्पीड के लिए एक देखेंगे हम और डिक्रीजिंग स्पीड के लिए देखेंगे हम। स्पीड चेंज हो रही है तो एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे, है ना। स्पीड अगर इंक्रीज़ हो रही है तो देखिए हमारे पास रिलेशन क्या है, बेसिकली अल्फ़ा वेक्टर का क्या फार्मूला है, डी ओमेगा वेक्टर अपॉन डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे ओमेगा जो है एंगुलर वेलोसिटी या फिर एंगुलर स्पीड, अगर वो यहाँ पे इंक्रीज़ होता है तो ये जो रेट ऑफ चेंज है ये पॉजिटिव आने वाला है, करेक्ट है। तो जो यहाँ पे ओमेगा का डायरेक्शन रहेगा वही यहाँ पे अल्फ़ा वेक्टर का भी डायरेक्शन रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमको दो फिगर्स दिए हुए हैं, सपोज़ ये फिगर ए है और सपोज़ ये फिगर बी है। दोनों के अंदर यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन है, दोनों में एंटी क्लॉकवाइज है। तो दोनों में एंटी क्लॉकवाइज है तो राइट हैंड थंब रूल से देखेंगे तो दोनों में यहाँ पे ओमेगा का डायरेक्शन कहाँ आएगा, अपवर्ड आएगा। तो देखिए यहाँ पे ओमेगा वेक्टर का डायरेक्शन यहाँ पे अपवर्ड आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो फिगर ए है उसके अंदर यहाँ पे जो एंगुलर स्पीड है वो यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो इंक्रीज़ हो रही है तो यहाँ पे अल्फ़ा वेक्टर की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ये हमेशा अब ये यहाँ पे इंक्रीजिंग स्पीड के लिए क्या रहेगा, अलॉन्ग दी डायरेक्शन ऑफ ओमेगा वेक्टर। तो यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए, ओमेगा वेक्टर और अल्फ़ा वेक्टर। अगर यहाँ पे हमारी एंगुलर स्पीड अगर डिक्रीज़ हो रही है तो यहाँ पे अल्फ़ा वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो ओमेगा वेक्टर का जो डायरेक्शन रहेगा, अल्फ़ा वेक्टर का डायरेक्शन उसके अपोजिट रहेगा। तो सपोज़ अगर फिगर बी में अगर स्पीड डिक्रीज़ हो रही है तो यहाँ पे अल्फ़ा वेक्टर का जो डायरेक्शन आएगा वो यहाँ पे अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा वेक्टर आएगा। ठीक है, यहाँ पे ओमेगा वेक्टर का डायरेक्शन कहाँ है, अपवर्ड है, तो यहाँ पे अल्फ़ा वेक्टर का डायरेक्शन कहाँ आ गया, डाउनवर्ड आ गया। ठीक है, अपोजिट टू ओमेगा वेक्टर आ गया।
तो अल्फ़ा वेक्टर का डायरेक्शन इस तरह यहाँ पे हमको स्पीड इंक्रीज़ हो रही है या फिर स्पीड डिक्रीज़ हो रही है, उसके बेसिस पे यहाँ पे डिसाइड करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन रहेगा, सपोज अल्फ़ा वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक कंडीशन देखेंगे कि अगर आपका एंगुलर एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है, आपका जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो रहा है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फ़ा वेक्टर, और अगर उसकी वैल्यू कांस्टेंट है, अगर उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, ठीक है, और वो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो यहाँ पे हम काइनेमेटिकल इक्वेशंस ऑफ मोशन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं सर्कुलर मोशन के एनालिसिस के लिए। ये सेम है जैसे कि ट्रांसलेशनल मोशन में होता है। ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होता है, ट्रांसलेशनल मोशन में लीनियर एक्सेलरेशन ए वेक्टर अगर ये कांस्टेंट हो, ठीक है, अगर लीनियर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, तो यहाँ पे ट्रांसलेशनल मोशन में हम 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस यूज़ करते हैं, इंपॉर्टेंट है वो। v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और फाइनली v स्क्वायर इज़ इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s। किस कंडीशन में है ये, अगर आपका लीनियर एक्सेलरेशन ट्रांसलेशनल मोशन के अंदर अगर कांस्टेंट है, तो ये 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस यहाँ पे हम यूज़ करके मोशन को एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे देखिए सर्कुलर मोशन के अंदर अगर आपका एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अगर एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो यहाँ पे एनालॉगस काइनेमेटिकल इक्वेशंस हम यूज़ कर सकते हैं, एनालॉगस काइनेमेटिकल इक्वेशंस। तो ट्रांसलेशनल मोशन के काइनेमेटिकल इक्वेशंस को देखकर हम यहाँ पे एनालॉगस क्वांटिटीज़ का यूज़ करके सर्कुलर मोशन के लिए यहाँ पे काइनेमेटिकल इक्वेशंस ऑफ मोशन यहाँ पे लिख सकते हैं। तो सर्कुलर मोशन के लिए क्या होगा, यहाँ पे v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ओमेगा इज़ इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन s इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे थीटा इज़ इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इज़ इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो यहाँ पे हम एनालॉगस इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ट्रांसलेशनल काइनेमेटिकल इक्वेशंस में यहाँ पे u जो है स्मॉल u, ये इनिशियल स्पीड है या फिर इनिशियल वेलोसिटी है, और v जो है वो फाइनल वेलोसिटी है, और सर्कुलर मोशन में ओमेगा नॉट जो है वो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर स्पीड है, और जो ओमेगा है वो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है, यहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन है स्मॉल है, यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फ़ा। ठीक है, और यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट है स्मॉल एस, यहाँ पे थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे हमने एनालॉगस क्वांटिटीज़ का यूज़ करके सेम इक्वेशंस यहाँ पे सर्कुलर मोशन या फिर रोटेशनल मोशन के लिए लिखा है। यहाँ पे टाइम स्मॉल टी, दोनों में टाइम तो सेम ही होता है। ठीक है, तो जब कभी हम सर्कुलर मोशन या फिर रोटेशनल मोशन को एनालाइज करेंगे, स्टडी करेंगे, तो हम ये 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस का यूज़ करके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे। तो ये टेबल देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये टेबल के अंदर यहाँ पे काइनेमेटिकल इक्वेशंस यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहाँ पे ओमेगा इज़ इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी है। s इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो थीटा इज़ इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस अल्फ़ा टी स्क्वायर। v स्क्वायर इज़ इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा थीटा। ये काइनेमेटिकल इक्वेशंस हमको प्रॉब्लम्स में यूज़फुल होंगे। एक प्रॉब्लम यहाँ पे, एक न्यूमेरिकल हम यहाँ पे देखेंगे। अ फैन इज़ रोटेटिंग एट 90 रिवोल्यूशंस पर मिनट, इट इज़ देन स्विच्ड ऑफ, इट स्टॉप्स आफ्टर 21 रिवोल्यूशंस,
कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय इट टू स्टॉप अज्यूमिंग दैट द फ्रिक्शनल टॉर्क इज़ कांस्टेंट। क्या बोल रहा है यहाँ पे, टाइम कितना लेगा वो स्टॉप होने के लिए, और क्या कंडीशन दे रहा है यहाँ पे, फ्रिक्शनल टॉर्क जो है ना वो यहाँ पे कांस्टेंट है बोल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ऐसा है कि हमारे पास देखिए, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है टॉर्क के लिए, टॉर्क होता है आई अल्फ़ा, इसका फॉर्मूला है टॉर्क का आई अल्फ़ा, ये आगे रोटेशनल मोशन में आने वाला है। तो अभी बता रहा हूँ आपको एक थोड़ा सा यहाँ पे हिंट देने के लिए। तो यहाँ पे देखिए ये जो फ़ैन है ना, फ़ैन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है मोशन में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो फ़ैन का है ना यहाँ पे ये कांस्टेंट ही रह रहा है, तो ये चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या बोल रहा है हमको, फ्रिक्शनल टॉर्क कांस्टेंट है यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे फ्रिक्शनल टॉर्क कांस्टेंट है तो यहाँ पे अल्फ़ा भी कांस्टेंट होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन करेक्ट है इस इक्वेशन से। तो यहाँ पे हमको ये हिंट दे रहा है कि आपका जो मोशन हो रहा है यहाँ पे फ़ैन का ऑफ करने के बाद, यहाँ पे एंगुलर डिसेलरेशन होगा, स्पीड डिक्रीज़ हो रही है यहाँ पे, है ना। फ़ैन को आपने ऑफ़ किया है तो धीरे धीरे स्पीड डिक्रीज़ होगी और बाद में ज़ीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं, यहाँ पे एंगुलर डिसेलरेशन हो रहा है। तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव आने वाली है डेफिनेटली, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अल्फ़ा की जो भी वैल्यू रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी क्योंकि फ्रिक्शनल टॉर्क कांस्टेंट है। और अगर यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा वेक्टर अगर कांस्टेंट है तो हम यहाँ पे 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस सर्कुलर मोशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। कौन से इक्वेशंस हैं वो, v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, s इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लास्ट वाली इक्वेशन क्या है, वी स्क्वायर इज़ इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सर्कुलर मोशन के 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस, यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस का हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए गिवन डेटा हमको क्या दिया हुआ है, फ़ैन जो है ना वो 90 रिवोल्यूशंस पर मिनट की यहाँ पे फ्रीक्वेंसी से रिवॉल्व हो रहा है, रोटेट हो रहा है, ठीक है, रोटेट हो रहा है। तो यहाँ पे 90 रिवोल्यूशंस फ्रीक्वेंसी है पर मिनट, तो इसको हम यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए यूनिट कन्वर्जन कैसे हो सकता है, यहाँ पे 90 रिवोल्यूशंस पर मिनट है तो 90 डिवाइडेड बाय 60 रिवोल्यूशंस पर सेकेंड हो जाएगा ये, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला है, यहाँ पे 1 रिवोल्यूशन पर मिनट इज़ इक्वल टू 1/60 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। तो आरपीएम की जगह हमने 1/60 आरपीएस लिख दिया यहाँ पे। तो ये कट करने के बाद क्या वैल्यू आएगी, 1.5 आरपीएस, ठीक है। तो अगर इनिशियल फ्रेक्वेंसी हमको दिया हुआ है फ़ैन की तो हम इनिशियल एंगुलर स्पीड निकाल सकते हैं फ़ैन की 2πn फार्मूला यूज़ करके। ओमेगा इज़ इक्वल टू 2πn, इनिशियल के लिए ज़ीरो सफिक्स लिया हुआ है यहाँ पे, तो ज़ीरो सफिक्स यहाँ पे इनिशियल के लिए 2π इंटू 1.5 करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आंसर आएगा 3π। यूनिट क्या होगी, रेडियन पर सेकेंड। तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया, इनिशियल एंगुलर स्पीड मिल गया, ठीक है। इट स्टॉप्स आफ्टर 21 रिवोल्यूशंस बोल रहा है ना यहाँ पे, तो ये जो 21 रिवोल्यूशंस हो रहे हैं, तो 21 रिवोल्यूशंस से हमको क्या पता चल सकता है, यहाँ पे 21 रिवोल्यूशंस हो रहे हैं तो यहाँ से हमको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिल सकता है कि टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है फ़ैन का स्टॉप होने तक, ठीक है। तो कैसे मिलेगा, हमारे पास फॉर्मूला है थीटा इज़ इक्वल टू 2π कैपिटल N। तो नंबर ऑफ़ रिवोल्यूशन से 2π को मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 42π आ जाएगा। इतना रेडियन एंगल यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो थीटा की वैल्यू मिल गई हमको यहाँ पे। और जो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है वो क्वेश्चन में हमको बोला है कि फ़ैन स्टॉप होगा तो उसकी स्पीड फाइनल क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो रहेगी, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे देखिए क्या क्या पैरामीटर्स ये इक्वेशन के अंदर हमको नोन है और क्या क्या हमको यहाँ पे मालूम करना है। तो क्या क्या गिवन है वो हम देख लेते हैं और क्या क्या हमने निकाल चुके हैं यहाँ पे, उसको ज़रा सा यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये इक्वेशन में देखिए यहाँ पे फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ज़ीरो है, ये हमको पता है, ठीक है। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी हमने कैलकुलेट की अभी, ठीक है। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने निकाला थीटा की वैल्यू, ठीक है। ओमेगा नॉट की वैल्यू पता है,
और यहाँ पे ओमेगा पता है और ओमेगा नॉट पता है, ठीक है। तो देखिए ये चीज़ें हमको यहाँ पे पता है। हमको कैलकुलेट क्या करना है, हमको यहाँ पे टाइम कैलकुलेट करना है। ये देखिए टाइम का वेरिएबल, ये यहाँ पे हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पे पता है। तो अगर हमको टाइम कैलकुलेट करना है तो थर्ड इक्वेशन से टाइम कैलकुलेट नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे टाइम का कोई टर्म ही नहीं है इक्वेशन के अंदर। तो पहली दो इक्वेशन को देखते हैं यहाँ पे। अब फर्स्ट टू इक्वेशंस के अंदर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमको अल्फ़ा जो है ना वो अननोन है। यहाँ पे क्या है, हमको ये जो अल्फ़ा है ना, देखिए दोनों इक्वेशंस में अल्फ़ा आ रहा है, ये अननोन है। अगर हमको अल्फ़ा पता होता तो दोनों में से कोई भी इक्वेशन यूज़ करके हम टी की वैल्यू निकाल सकते थे। लेकिन अब जब तक अल्फ़ा नहीं मालूम होगा तब तक टी मालूम नहीं होगा। तो अब अल्फ़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले, बाद में टी निकालेंगे। तो अब अल्फ़ा कैसे मिलेगा, तो अब अल्फ़ा निकालने के लिए यहाँ पे हम देखिए ये जो लास्ट वाली थर्ड इक्वेशन है, इसमें यहाँ पे हमको थीटा की वैल्यू भी पता है, ठीक है। यहाँ से टाइम नहीं निकलेगा, लेकिन यहाँ पे देखिए ये 1 2 और ये 3 टर्म्स दिए हुए हैं, 2 कांस्टेंट है। तो यहाँ इस इक्वेशन के अंदर से हम यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अल्फ़ा अननोन है। यहाँ से अल्फ़ा अगर मिल गया तो फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन दोनों में से कोई भी यूज़ करके टी की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये इक्वेशन से हम यहाँ पे अल्फ़ा कैलकुलेट करते हैं। तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा इस इक्वेशन से, देखिए यहाँ पे अल्फ़ा हो जाएगा यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 थीटा। ओमेगा स्क्वायर मतलब 3 पाई का स्क्वायर माइनस, नहीं सॉरी यहाँ पे ओमेगा जो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या है, यहाँ पे 0 है फाइनल। तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे 0 है। तो 0 का स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इनिशियल है 3 पाई रेडियन पर सेकेंड, तो इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 42 पाई है, ठीक है। यहाँ से अगर कैलकुलेट करेंगे तो -9 पाई स्क्वायर बाय 84 पाई आएगा, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, और पाई पाई कैंसिल होने के बाद यहाँ पे -9 पाई बाय 84 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए ये एंगुलर डिसेलरेशन है, इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रही है, माइनस साइन आ रही है कैलकुलेशन पे। तो एक डिसेलरेशन के साथ फ़ैन यहाँ पे स्टॉप हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई। ये अल्फ़ा की वैल्यू यूज़ करके यहाँ पे हम हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ये दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन में आप अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, और बाकी सारे वैल्यूज़ पुट करेंगे और टी की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे दोनों में से कोई भी इक्वेशन हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सेकंड इक्वेशन में टी स्क्वायर और टी दो दो टर्म्स आ रहे हैं। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जिसका सोल्यूशन आपको निकालना पड़ेगा अगर आप इसको यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में एक ही टी है, तो वहाँ पे आसानी से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं लगेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करके हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे सोल्यूशन, देखिए फर्स्ट इक्वेशन से अगर टाइम देखेंगे हम तो टाइम क्या होगा, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय अल्फ़ा, ठीक है। ओमेगा 0 है, ओमेगा नॉट 3 पाई है, और अल्फ़ा की वैल्यू 9 पाई डिवाइडेड बाय 84 है। पाई पाई यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव है, सॉरी, ठीक है ना। और 3 कैंसिल हो गया और यहाँ पे 3 बच गया, तो 84 डिवाइडेड बाय 3 आएगा। और ये जो यहाँ पे माइनस साइन है ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप 84/3 करेंगे तो ये 28 आने वाला है। मतलब जो आपको टाइम निकालना था फ़ैन को स्टॉप होने के लिए कितना टाइम लग रहा है वो कितना आया यहाँ पे 28 सेकेंड्स, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको काइनेमेटिक्स के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है। मेन लॉजिक क्या देखना है आपको, क्वेश्चन के अंदर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो आपको यहाँ पे काइनेमेटिक्स के काइनेमेटिकल इक्वेशंस का यूज़ करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा, ठीक है। ये लॉजिक आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। अगर ये आपको क्लिक हो गया तो ये बहुत इजी प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे बुक के अंदर यहाँ पे थोड़ा सा आपको अलग
तरीके से भी यहाँ पे सॉल्व करने के लिए बोला हुआ है। आप यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे रेडियन के जगह पे रिवोल्यूशंस में रख के भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपका आंसर यहाँ पे सेम आएगा, तो ये आप ट्राई करके देख सकते हैं, ठीक है। रिवोल्यूशन यूनिट लेना है थीटा की, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम आंसर आने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस टेबल के अंदर हमने काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन देखा यहाँ पे, तो इसमें यहाँ पे आपको ये चीज़ें देखना है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी और लीनियर एक्सेलरेशन, 3 टर्म्स है ट्रांसलेशनल मोशन में। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन, ये 3 एनालॉगस टर्म्स है रोटेशनल मोशन में या फिर सर्कुलर मोशन में, ठीक है। और इनके बीच में जो इंटर रिलेशंस है वो आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। इनमें से जो ये वाला रिलेशन है v इज़ इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, v वेक्टर इज़ इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ये हमने यहाँ पे ऊपर देखा है और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इनके अलावा ये 2 और रिलेशंस है। यहाँ पे जो लीनियर एक्सेलरेशन है ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी सर्कुलर मोशन के अंदर, ठीक है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन का यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। और ये जो बाकी के टर्म्स है इनर्शिया वगैरह, ये सब के सब रोटेशनल मोशन के अंदर इम्पॉर्टेंट है। आगे जब रोटेशनल मोशन का पार्ट आएगा तब हम इनको स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था कॉन्सेप्ट काइनेमेटिकल इक्वेशंस का, ठीक है। काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन हमने स्टडी कर लिया है, ठीक है। इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको सर्कुलर मोशन को स्टडी करने में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन स्टडी करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।